Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडस डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडस में हमने 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी थी। उन 3 प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी जो थी दैट वाज ब्राउनियन मोमेंट, दूसरी प्रॉपर्टी जो थी दैट वाज टिंडाल इफेक्ट, तीसरी प्रॉपर्टी जो है दैट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। तो उसमें जो लास्ट एस्पेक्ट था दैट इज़ कोगुलेशन और फ्लूक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन। इसके बारे में हमने कल डिटेल डिस्कस किया। मैंने बता दिया कि जो कोलाइड होता है, कोलाइडल सॉल में जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, इन पे चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। Because of that charge, these particles, these colloidal sols are stable. तो इसी तरह से जिनका सॉल्वेंट होता है डिस्पर्शन मीडियम, उस पर भी चार्ज होती है अपोजिट डेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। तो जिस वक्त हम इन डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स की चार्ज जो है, जब हम इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो न्यूट्रलाइज होने की वजह से ये पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस दे आर रादर कैंसल्ड, रिपल्सिव फोर्स आर कैंसल्ड। तो उस वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं दे कम क्लोज, दे गेट एग्रीगेटेड। Due to aggregation of particles, what happens? The size of the particle increases and they settle at the bottom. जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इसी प्रेसिपिटेशन का दूसरा नाम कोगुलेशन है या फ्लूक्यूलेशन है। तो जनरली हम कैसे ये कोगुलेशन या फ्लूक्यूलेशन करते हैं, जैसे आपने कल देख लिया। ये कोगुलेशन या फ्लूक्यूलेशन जो है, इट इज कैरीड बाय एडिंग इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इट कैरीज आयन्स, चार्जड आयन। सपोज सोडियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें 2 तरह के आयन हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अब जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है, उस पे किस तरह की चार्ज है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब करता है और अपनी चार्ज कैंसिल कराता है। अब अगर नेगेटिव कोलाइड है, नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो वो पॉजिटिव आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और अपनी चार्ज कैंसिल कराता है। उस तरह से ये इसकी चार्ज कैंसिल होकर ये कोगुलेट हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोलाइडल सॉल जो होता है, इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है या कोगुलेशन होती है। ये हमने कल इन डिटेल डिस्कस किया। इसमें हमने आपको हार्डी-शुल्ज़ रूल भी बता दिया कि ये जो प्रेसिपिटेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जितनी वैलेंसी ज़्यादा होगी, उतना ही हमें कम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम कोगुलेशन नंबर कहते हैं। कितना हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर जितना कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, उतना ही कोगुलेशन नंबर कम है, मगर उतना ही कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है। तो ये कोगुलेशन नंबर और कोगुलेटिंग पावर, ये भी हमने कल डिस्कस किया। इसमें मैंने आपको बता दिया, सोडियम का कोगुलेशन पावर कम है, अल्युमिनियम का कोगुलेशन पावर ज़्यादा है। सोडियम का कोगुलेटिंग नंबर ज़्यादा है और अल्युमिनियम का कोगुलेटिंग नंबर कम है। यानी कोगुलेटिंग नंबर और कोगुलेटिंग पावर जो हैं, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो कल मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से ही कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, बल्कि हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम कोगुलेशन करा सकते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ी सी डिटेल उसके बारे में बता दूंगा कि और कौन कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से कोगुलेशन हो सकती है। तो इसमें एक प्रोसेस जो है, एक तो है बाय द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वो तो पहला है। तो इसके अलावा
एक मेथड है जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आपने पहले ही पढ़ा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो दो में से एक इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो फिर वो जब इलेक्ट्रोड के अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास जब ये कोलाइडल पार्टिकल्स आ जाते हैं तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड जो होता है ये कोलाइडल पार्टिकल्स की चार्ज को आहिस्ता आहिस्ता कैंसिल करता है। जब चार्ज कैंसिल हो गई तो जाहिर सी बात है ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रोड के पास जमा हो जाते हैं। तो जमा होने की वजह से एग्रीगेशन की वजह से बिकॉज ऑफ एग्रीगेशन दीज पार्टिकल्स फाइनली प्रेसिपिटेट आउट। तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन हो जाती है अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू द कोलाइडल सॉल्व। तो एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। ये भी आप आसानी के साथ अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट है जो आप पहले से जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्व जो होता है कोलाइडल सॉल्व में कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। जैसे हम बार बार कह रहे हैं आर्सेनिक सल्फाइड जो है इसमें नेगेटिव चार्ज है ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। उसके बरक्स जो आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। आप समझ गए। अब म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम आर्सेनस सल्फाइड सॉल्व में फेरिक ऑक्साइड का सॉल्व ऐड करेंगे, इफ वी विल मिक्स द टू सॉल्व्स आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व और फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व को अगर हम इन दो को मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स दे विल कैंसल, they will neutralize the charge of each other, arsenic sulfide फेरिक ऑक्साइड की चार्ज कैंसिल करेगा और फेरिक ऑक्साइड आर्सेनिक सल्फाइड की चार्ज कैंसिल करेगा। जब दोनों की चार्ज कैंसिल हो गई तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स की एग्रीगेशन होगी एंड both of them will get precipitated. This is why this method is called as mutual precipitation. इसी तरह से एक और मेथड है that is prolonged dialysis। कल आपने इलेक्ट्रोडायलिसिस पढ़ी, उसमें आपने देख लिया कि जो सॉल्वेंट डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो हम कोलाइडल सॉल्व में से रिमूव करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते हैं। जब सॉल्वेंट निकल गया तो अंदर में जो पार्टिकल्स रह जाते हैं उन्हें मौका आ जाता है एक दूसरे के नज़दीक आने का। तो उस वजह से जब लगातार डायलिसिस हो रही है तो इस वजह से भी फिर ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस की वजह से जो इस पे चार्ज्ड पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आ गए हैं वो रिमूव हो जाते हैं, रिमूव होती है चार्ज। तो चार्ज रिमूव होने से क्या होता है, दे गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड गेट एग्रीगेटेड टू फॉर्म द कोलाइडल सॉल्व। तो ये तब भी होता है जब हम डायलिसिस बहुत देर तक करेंगे। इसी तरह से एक और मेथड है बाय हीटिंग और कूलिंग। कभी कभी हीट करने से भी प्रेसिपिटेशन हो जाती है और कभी कभी कूल करने से भी प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन हो जाती है। इसकी अगर सिंपल से एग्जांपल मैं दूं, जैसे आपने प्रोटीन में एग एल्ब्यूमिन जो होता है, एग एल्ब्यूमिन जो है अगर हम इस एग एल्ब्यूमिन के कोलाइडल सॉल्व को हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, जो प्रोटीन इसमें होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। आप वैसे भी देख रहे हैं जब हम किसी एग को बॉयल करते हैं जो इसका बाहर वाला प्रोटीन वाला पार्ट होता है तो वो रबर लाइक मास में तब्दील हो जाता है। वो तो कोगुलेशन है। दैट कोगुलेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ हीटिंग। या अगर आप मिल्क की बात करेंगे, जब हम मिल्क को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद व्हेन वी लेट इट कूल डाउन, जब हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, तो ठंडा होने के लिए जब हम इसको रखते हैं तो कुछ देर के बाद आप देख रहे हैं जो कर्ड होती है या बटर जो होती है वो इसकी एक तह जम जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द मिल्क। मिल्क के सरफेस पे इसकी क्या होती है, जो क्रीम है, क्रीम की एक तह जम जाती है ऑन द सरफेस। वो क्रीम का जम जाना जो है दैट इज द कोगुलेशन, और वहां पर कोगुलेशन हो रही है बिकॉज ऑफ कूलिंग। तो किसी जगह पे कोगुलेशन हीटिंग की वजह से हो सकती है और किसी जगह कोगुलेशन कूलिंग की वजह से हो सकती है। तो ये हो गई डिफरेंट मेथड्स जिनसे कोगुलेशन हो सकती है, मगर सबसे अहम मेथड वो है जो हमने कल पढ़ा, दैट इज बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, हमारे पास दो तरह के कोलाइड्स हैं जैसे आप पहले ही जानते हैं। एक है लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड, और दूसरा है लायोफोबिक कोलाइड। यह पहले से जानते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। और आपने दोनों के बारे में पढ़ा है कि लायोफिलिक कोलाइड जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब हुआ ये आसानी के साथ प्रेसिपिटेट नहीं होता है। उसके बरक्स जो लायोफोबिक कोलाइड होता है ये लेस स्टेबल होता है, ये मामूली इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से प्रेसिपिटेट हो जाता है, और फिर हमने पढ़ा है कि वो प्रेसिपिटेट दोबारा आसानी के साथ कोलाइड में चेंज नहीं होता है, जबकि लायोफिलिक कोलाइड को हम आसानी के साथ फिर से कोलाइड में तब्दील कर सकते हैं, यानी ये रिवर्सिबल हैं, ये इरिवर्सिबल हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि लायोफिलिक कोलाइड जो है ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है और लायोफोबिक कोलाइड जो है ये कम स्टेबल क्यों है। तो इसके पीछे मैं बता दूं, ये जो लायोफिलिक कोलाइड है इसके स्टेबल होने में दो कारण हैं, दो चीज़ ऐसे हैं, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको स्टेबल बना रहे हैं। एक ये कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए इसको लायोफिलिक कहते हैं। लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। दरअसल यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल होता है, कोलाइडल पार्टिकल दैट इज सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यानी अगर वाटर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, जिसे हम अक्सर हाइड्रेशन कहते हैं, या जनरल में आप इसको सॉल्वेशन कह सकते हैं। इन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडल पार्टिकल्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं तो इसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। तो इसीलिए तो इसको लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल और सॉल्वेंट जो है इनका आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिस वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडल पार्टिकल के इर्द गिर्द सराउंड करते हैं तो सॉल्वेशन हो जाती है। तो ये सॉल्वेशन मॉलिक्यूल्स को आसानी के साथ प्रेसिपिटेट होने नहीं देता है, इसलिए ये स्टेबल है, नंबर एक। नंबर दो, दैट इज द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज एक जैसी होती है तो उस वजह से रिपल्शन होती है, तो रिपल्सिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को नजदीक आने नहीं देते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स में दो फैक्टर्स हैं, एक सॉल्वेशन है, एक चार्ज है। उसके बरक्स जो लायोफोबिक कोलाइड है, लिक्विड हीटिंग है, तो इसलिए यहां पर सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। यहां पर सिर्फ चार्ज जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक कोलाइड। इसलिए जब हमें लायोफिलिक कोलाइड को प्रेसिपिटेट करना होगा तो जाहिर सी बात है हमें इन दो फैक्टर्स को रिमूव करना है, हमें सॉल्वेशन भी ख़त्म करनी है, हमें चार्ज भी ख़त्म करनी है। उसके बरक्स लायोफोबिक कोलाइड में हमें सिर्फ चार्ज को ख़त्म करना है। तो ये चार्ज ख़त्म करने के लिए हम सिंपली इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। जो ही हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट्स के अपोजिटली चार्ज आयन्स कोलाइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करके अनस्टेबल बनाते हैं, कोगुलेट करते हैं। तो ये इसीलिए लायोफोबिक कोलाइड्स
ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। उसके बारे में अगर लायोफिलिक कोलाइड को हमें कोगुलेट करना होगा तो यहाँ पर हमें दो काम करने, एक तो सॉल्वेशन को ख़त्म करना है। तो सॉल्वेशन को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ से एक नया सॉल्वेंट ऐड करना पड़ता है। जैसे अगर कहीं पे वाइड हाइड्रेशन हुई होगी, वाटर में हमने कोलाइड बनाया है, तो हम यहाँ से दूसरा सॉल्वेंट ऐड करते हैं जो वाटर को बाहर जाने के लिए मजबूर करता है, तो उसको हम यानी सॉल्वेंट एडिशन कहेंगे। तो एक तो नया सॉल्वेंट ऐड करना है ताकि सॉल्वेशन खत्म होगी, और दूसरा चीज़ ये है कि चार्ज खत्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके चार्ज खत्म होगी। तो इसलिए लायोफिलिक कोलाइड में इट टेक्स मोर टाइम, क्योंकि दो फैक्टर्स रिमूव करने हैं, मोर टाइम टू गेट द कोलाइड प्रेसिपिटेटेड। सो जब ज़्यादा टाइम लगा तो दैट मीन्स इट इज़ मोर सुटेबल। जब कम टाइम लगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की बात है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो गया तो कोलाइड प्रेसिपिटेट हो गया, यानी ईजिली प्रेसिपिटेट हो गया। ईजिली प्रेसिपिटेट होने का मतलब है ये कोलाइड लेस सुटेबल है। तो ये था सम मेथड्स विच वी जनरली यूज टू प्रेसिपिटेट द कोलाइड्स। और इसमें लास्ट पे मैंने आपको ये बता दिया कि लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड जो है, इनकी स्टेबिलिटी जो है ये क्यों वेरी हो जाती है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है मगर फिर भी हम इसको देख लेंगे, उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड एंड गोल्ड नंबर। सिंपल बात है, आसानी के साथ समझ आएंगे क्योंकि ये इसी कोगुलेशन के साथ रिलेटेड है। प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड एंड गोल्ड नंबर। देखिए, हम जानते हैं कि जो लायोफोबिक कोलाइड होता है, लायोफोबिक कोलाइड ये अनस्टेबल है। लायोफोबिक कोलाइड अनस्टेबल है। अब अगर हम इस लायोफोबिक कोलाइड में ऐड करेंगे लायोफिलिक कोलाइड, तो इससे क्या होता है, ये जो लायोफोबिक कोलाइड है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी अब ये आसानी के साथ कोगुलेट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि जो लायोफोबिक कोलाइड का पार्टिकल है, क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज होती है, अब हम इसमें एक लायोफिलिक कोलाइड यहाँ से ऐड करते हैं। वो लायोफिलिक कोलाइड इसके पार्टिकल्स अपोजिट चार्ज के होने चाहिए, तो उससे क्या होगा, वो लायोफिलिक कोलाइड्स जो होंगे वो इस लायोफोबिक कोलाइड के पार्टिकल्स पे एडजॉर्ब होता है, इसको सराउंड करता है इर्द गिर्द से। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से लायोफोबिक कोलाइड का पार्टिकल का जो सरफेस है वो गायब रह जाता है, एक्सपोज रहता है लायोफिलिक कोलाइड के पार्टिकल्स की सरफेस। तो इस तरह से लायोफिलिक कोलाइड चूंकि पहले से ही स्टेबल होते हैं, तो इस तरह से ये लायोफोबिक कोलाइड को भी स्टेबल बनाते हैं। मगर ये थ्योरी जो है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थ्योरी नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में तो अभी पूरी तरह से हमें जानकारी नहीं है, मगर ये बात क्लियर है कि लायोफिलिक कोलाइड ऐड करने से लायोफोबिक कोलाइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। तो जब लायोफिलिक कोलाइड ऐड करने से लायोफोबिक कोलाइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो हम ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो लायोफिलिक कोलाइड है ये लायोफोबिक कोलाइड को बचाता है प्रेसिपिटेट होने से, ये बचाता है। लायोफिलिक कोलाइड प्रोटेक्ट्स, लायोफिलिक कोलाइड जो होता है, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट जो होता है, इट प्रोटेक्ट्स द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्ट, लायोफोबिक कोलाइड। तो इसका ये प्रोटेक्ट कराना, लायोफिलिक कोलाइड ऐड करने से लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट कराना जो है,
इसी को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन। तो प्रोटेक्टिव एक्शन कौन करता है? लायोफिलिक कोलाइड करता है, क्योंकि ये लायोफोबिक कोलाइड को प्रेसिपिटेट होने से बचाता है। ठीक है ना? अब समझ गए व्हाट इज लायोफिलिक एक्शन, प्रोटेक्टिव एक्शन? प्रोटेक्टिव एक्शन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन बाय द एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। अब दूसरा पॉइंट है कि हमें कितना लायोफिलिक कोलाइड ऐड करना पड़ता है एक पर्टिकुलर लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो हमें लायोफिलिक कोलाइड की तादाद देखनी है कि हमें कितना ऐड करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो उस तादाद को, लायोफिलिक कोलाइड के उस तादाद को, उस अमाउंट को, मिनिमम अमाउंट को जो हम ऐड करेंगे उसको हम एक नंबर से मेजर करते हैं जो हमें जिगमंडे ने दिया है। जिगमंडे जो है ZSIGMONDY, जिगमंडे ने एक नंबर इन द ईयर 1901 इंट्रोड्यूस किया, उसको हम गोल्ड नंबर कहते हैं। इस गोल्ड नंबर से हम एक लायोफिलिक कोलाइड की प्रोटेक्टिव एक्शन को मेजर करते हैं। अब हम ये गोल्ड नंबर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये सिंपल सी बात है। आपको मालूम है जो गोल्ड सॉल्ट होता है, आपने पढ़ा है पिछली दफ़ा, गोल्ड सॉल्ट जो होता है ये लायोफोबिक सॉल्ट है। नंबर एक, लायोफोबिक सॉल्ट। और आपने ये भी देखा जब हम गोल्ड सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, जब गोल्ड सॉल्ट की कंसंट्रेशन यानी गोल्ड एटम्स की कंसंट्रेशन कोलाइडल सॉल्यूशन में कम होती है तो उस वक्त ये सॉल्ट हमें रेड कलर का दिखाई देता है। फिर जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है फिर ये ब्लू बनता है। फिर अगर और कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो फिर ये गोल्डन कलर का बन जाता है, गोल्डन कलर का बन जाता है, इसलिए वो गोल्ड सॉल्ट कहते हैं। तो पहले गोल्ड सॉल्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है। तो इस गोल्ड सॉल्ट को, इन जो रेड कलर का गोल्ड सॉल्ट है, इसको रेड गोल्ड सॉल्ट कहते हैं। ये अक्सर तब होता है जब सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्ट में 0.0053 टू 0.0058, फिर से देख लीजिए, रेड गोल्ड सॉल्ट जो है अगर इसमें गोल्ड की तादाद 0.0053 टू 0.0058% गोल्ड है तो इस वक्त ये रेड कलर का होता है, हम इसको रेड गोल्ड सॉल्ट कहते हैं। अब अगर हमें इस रेड गोल्ड सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करना होगा तो हमें इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। तो जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं वो हम 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं। 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं, क्योंकि लायोफोबिक कोलाइड है, थोड़ी सी अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो जनरली हम इस 10% सोडियम क्लोराइड का 1 ml ऐड करते हैं। यानी 1 ml 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड करने से इस रेड गोल्ड सॉल्ट में प्रेसिपिटेशन हो जाती है। ठीक है ना? अब अगर हम इसी गोल्ड सॉल्ट में कोई लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे, लायोफिलिक कोलाइड जो है हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे जेलिटन है, केसिन है, हीमोग्लोबिन है, एग एल्ब्यूमिन है, गम अरेबिक है, इसी तरह से पोटाश सिटारच है। तो ये सारे के सारे लायोफिलिक कोलाइड्स हैं। तो जब हम इस पे अगर लायोफिलिक कोलाइड ऐड नहीं करेंगे, सिंपली 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन 1 ml ऐड करेंगे तो ये रेड गोल्ड सॉल्ट जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इन प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसमें लायोफिलिक कोलाइड ऐड करना पड़ेगा। हमें कितना लायोफिलिक कोलाइड ऐड करना पड़ेगा? 10 ml गोल्ड सॉल्ट में 10 ml रेड गोल्ड सॉल्ट हमें लेना है। इस 10 ml रेड गोल्ड सॉल्ट में हमें कितनी क्वांटिटी लायोफिलिक कोलाइड की ऐड करनी पड़ेगी ताकि अगर हम इसमें 10% सोडियम क्लोराइड का 1 ml ऐड करेंगे फिर भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। पहले तो होती थी विदाउट लायोफिलिक कोलाइड। अब हमें देखना है कि
अब अगर हम इसमें लायोफिलिक क्लोराइड ऐड करेंगे, लायोफिलिक क्लोराइड इसको प्रोटेक्ट करेगा। हमें देखना है कि हमें कितना लायोफिलिक क्लोराइड ऐड करना पड़ेगा, ताकि अगर हम इसके 10 ml में 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का 1 ml ऐड करेंगे फिर भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, तो उतनी तादाद जो लायोफिलिक क्लोराइड की होगी जो इस 10 ml सोल्यूशन को प्रेसिपिटेट होने से बचाएगा बाय एडिंग 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड, तो उसी तादाद लायोफिलिक क्लोराइड की को हम गोल्ड नंबर कहते हैं। आप समझ गए ना? तो गोल्ड नंबर जो है मैं फिर से आपको दोहराऊंगा। गोल्ड नंबर जो है इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप गोल्ड नंबर की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड, गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड। ये बात याद रखिए, प्रोटेक्टिव कोलाइड जो है ये लायोफिलिक कोलाइड है। तो कौन सा लायोफिलिक कोलाइड आप ऐड करें वो डिफरेंट आपके पास है, तो इसी किसका कितना क्वांटिटी जैसे मैंने बता दिया ऐड करना पड़ेगा, तो उसी को गोल्ड नंबर हम कहेंगे। गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड इज द मिनिमम वेट ऑफ इट एन मिलीग्राम्स, यानी कितने मिलीग्राम लायोफिलिक कोलाइड के, प्रोटेक्टिव कोलाइड के हमें ऐड करना पड़ेंगे, which must be added to a 10 ml of standard red gold salt। आपको मालूम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मींस वो जिसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट containing 0.0053 to 0.0058% gold, so that no coagulation of the gold salt takes place when 1 ml of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it, इसी को हम गोल्ड नंबर कहते हैं। आप देख लीजिए, अगर आप लेंगे कुछ सोल्यूशन जैसे जेलेटिन हमारे पास है, जेलेटिन का गोल्ड नंबर है 0.005 to 0.01। इसी तरह से केसिन जो है CASEIN, केसिन का गोल्ड नंबर है 0.01 to 0.02। इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो है, इसका गोल्ड नंबर है 0.03 to 0.07। इसी तरह से अगर आप एल्ब्यूमिन लेंगे, इसका गोल्ड नंबर है 0.1 to 0.2। इसी तरह से गम अरेबिक जो है, ये लायोफिलिक कोलाइड है, गम अरेबिक ARABIC, गम अरेबिक, इसका है 0.15 to 0.25। इसी तरह से स्टार जो है इसका है 20 to 25। तो इस चीज से आपको पता चलता है जिसका जितना गोल्ड नंबर कम है उसका उतना ही ज्यादा मतलब प्रोटेक्टिव एक्शन है। प्रोटेक्टिव एक्शन क्या है कि हमें कितनी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी लायोफिलिक कोलाइड की, ताकि ये जो गोल्ड सॉल्ट है 10% रेड गोल्ड सॉल्ट 10 ml उसका वो बच जाए प्रेसिपिटेशन से। जाहिर सी बात है जिस कोलाइड की जितनी कम क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी उसकी प्रोटेक्टिव एक्शन उतनी ही ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन जो है, प्रोटेक्टिव एक्शन ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ
गोल्डन नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ गोल्डन नंबर। तो जिसका गोल्डन नंबर जो है कम है उसकी प्रोटेक्टिव एक्शन उतनी ही ज़्यादा है। तो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेक्टिव एक्शन एंड गोल्डन नंबर। इसके अलावा हम एक और नंबर भी इस्तेमाल करते हैं, उससे कांगो रूबिन नंबर कहते हैं। कांगो रूबिन नंबर, ये जो कांगो रूबिन नंबर है, अब आप समझ गए। जिस तरह से हमने ऊपर गोल्ड नंबर टर्म इस्तेमाल किया, गोल्ड नंबर में हम गोल्ड साल इस्तेमाल करते हैं, तो कांगो रूबिन नंबर में हम कांगो रूबिन डाई का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ गोल्ड साल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ कांगो रूबिन साल इस्तेमाल करते हैं। फिर देखते हैं कि हमें लायोफिलिक कोलाइड का कितना तादाद इस कांगो रूबिन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर नंबर जो है वो गोल्ड नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स जो थे ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई, 3 प्रॉपर्टीज़। तो इसमें हमें एक और स्पेशल टाइप का कोलाइड पढ़ना है। जैसे हमने पहले ही कहा था, कोलाइड्स जो हैं इनमें वो कोलाइड इंपॉर्टेंट हैं जिनमें हम लिक्विड्स एज डिस्पर्शन मीडियम इस्तेमाल करते हैं। तो जब सॉलिड और लिक्विड होते हैं उसको सॉल हम कहते हैं। और यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो अक्सर ये प्रॉपर्टी जो थी ये इन्हीं सॉल्व्स के साथ, इन्हीं कोलाइड्स के साथ डील कर रही थी, जिनमें लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम था और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड था। तो हमारे पास एक और तरह के कोलाइड्स हैं जिनमें दोनों डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं। ऐसे कोलाइड्स को हम एमल्शंस कहते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम उन्हीं एमल्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।